नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 78 दिन बचे हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो इंडिया अलायंस उसे सत्ता से बाहर करने के लिए ताल ठोक रहा है। दोनों को गेम चेंजर दांव की तलाश है। सवाल है कि गेम कैसे चेंज होगा। 303 सीटों वाली बीजेपी 97 सीट कहां से जुटाएगी, और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है तो वो मोदी की अगुवाई वाले बीजेपी को गेम में पीछे कैसे छोड़ेगा। सवाल बड़े हैं, इसलिए मैं आज देश के ऐसे दो राज्यों की बात करूंगा जहां की लोकसभा सीटें किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, यहां पे हमने जिक्र किया कि बीजेपी 97 सीट कहां से लाएगी। दरअसल 97 सीट इसलिए हमने कहा क्योंकि बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। अब मैं जिन दो राज्यों की बात कर रहा हूं, राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। दोनों देश के बड़े राज्य हैं और लोकसभा सीटों के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। दोनों को मिला दें तो आंकड़ा 128 होता है। मतलब लोकसभा की 543 सीटों का 24% इन्हीं दो राज्यों में है। मतलब साफ है, जिसने यहां बाजी मारी वो सबसे बड़ा सिकंदर बन सकता है। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की पिछले 2 चुनावों में बीजेपी यहां बहुमत में दिखी है। 2014 में बीजेपी ने यहां 71 सीट जीती, तो 2019 में 62 सीट जीतकर विरोधियों के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। इसलिए इस बार मोदी के खिलाफ लामबंद हुए इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसकी तमन्ना पर मायावती के मंसूबे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे पॉलिटिकल गेम को समझने के लिए कुछ सवालों से हमें गुजरना होगा। आइए मैं पहले आपको वो सवाल बताता हूं। पहला सवाल क्या है जो आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि मोदी विरोधी स्टैंड के बावजूद इंडिया अलायंस से दूर बैठी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मायावती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, मायावती के प्लान में आखिर ऐसा क्या है जो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की परेशानी बढ़ा सकता है। और तीसरा अहम सवाल, इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों को उम्मीद है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी। ये 3 अहम सवाल हैं और इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सवाल की, क्योंकि मायावती की भविष्य की राजनीति और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की तकदीर इसी सवाल के जवाब में छिपी है। सवाल बिल्कुल साफ है और जवाब भी उतना साफ। बीएसपी का करंट स्टेटस आपको पता है, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही स्थिति आगे भी रहने वाली है या इसमें बदलाव होगा। मायावती के पॉलिटिकल प्लान को लेकर मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। आप 15 जनवरी की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि मायावती 15 जनवरी को एकदम सरप्राइज कर देने वाला प्लान सामने ला सकती है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की आज बीएसपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई। उन्होंने मायावती के सामने मौजूद राजनीतिक विकल्प और उनके फ्यूचर प्लान को लेकर काफी कुछ बताया। डायरेक्टली तो कोई बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि मायावती कुछ बड़ा करने वाली है। वो बड़ी तेजी से एक साथ 3 प्लान पर काम कर रही है। वो 3 प्लान क्या है, जो अभिषेक की खबर, अभिषेक की पुख्ता जानकारी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लान ए, मायावती अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बेशक नहीं है, पर वो इसमें शामिल हो सकती है, बशर्ते उनकी 2 मांगे पूरी हो जाए। जरा गौर से सुनिएगा इन मांगों को। बीएसपी यूपी में सबसे सीनियर पार्टनर का दर्जा चाहती है, मतलब मायावती पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है। 2, बीएसपी का मानना है कि अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो मायावती से बेहतर पीएम फेस नहीं हो सकता। ये प्लान ए और 2 शर्तें। अब प्लान बी को देखिए। प्लान बी क्या है? प्लान बी है, प्लान ए फेल हो जाए तो मायावती के पास प्लान बी भी है। वो यूपी में कांग्रेस और आरएलडी को अलायंस का प्रस्ताव दे सकती हैं।
इससे मुस्लिम और दलित वोट हासिल हो सकते हैं। कांग्रेस भी बीएसपी से गठजोड़ चाहती है, लेकिन उसे इसके लिए समाजवादी पार्टी को राजी करना होगा, लेकिन सपा इससे इनकार कर चुकी है। एक प्लान सी भी है। यह प्लान भी अगर फेल हो जाए तो मायावती के पास प्लान सी है। इसके तहत वो इंडिया अलायंस और एनडीए से अलग एक नया अलायंस खड़ा कर सकती है। मतलब तीसरा मोर्चा। यह बड़ी अहम बात है। राजनीति में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती के शुरुआती दोनों प्लान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पूरा होना मुश्किल लगता है, जिसमें सबसे बड़ा पेच प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा बनेंगे। और ख़ास तौर से जब जो परसों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबार वालों से बातचीत के दौरान जो कहा, वो बहुत खटास भरा था। और बल्कि वो तो मतलब इस तरीके से बीएसपी को देख रहे थे कि कौन बीएसपी वाले अंदाज में। तो मुझे नहीं लगता कि वो है इस तरीके का मामला। देखिए, हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जो खबर दी है उसके मुताबिक मायावती तीसरा मोर्चा बनाने की पहल शुरू कर चुकी हैं। इसके लिए उनकी पार्टी के नेता कई राजनीतिक दलों से संपर्क भी साध रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी में हैं और ये राजनीतिक उलटफेर ऐसा होगा जो पूरे देश में चर्चा का विषय होगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं बीएसपी के, उनके मुताबिक बहन जी एक तीसरा मोर्चा भी बना सकती हैं और इसमें वो तमाम पार्टियां शामिल हो सकती हैं, केसीआर की पार्टी, टीडीपी, बीजेडी, एआईएमआईएम, जो दोनों ही अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। ये तो है ही है, लेकिन साथ में दूसरा विकल्प यूपी एसपी की, और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिसके तहत अगर आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आती है तो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर के उभरेगी। तो तीसरा मोर्चा मतलब राजनीतिक दलों का एक ऐसा गुट जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ। मायावती अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो ऐसी ही पार्टियों को अपने साथ जोड़ेंगी। ये पार्टियां कौन कौन सी हो सकती हैं और ये पार्टियां कहां कितनी सीटों पर असर डाल सकती हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है, जिनका जिक्र अभिषेक उपाध्याय ने भी किया। देखिए, पहले तो खुद बीएसपी है जिसका असर उत्तर प्रदेश के करीब करीब 80 सीटों पर है। दूसरी पार्टी है बीजू जनता दल, यह भी किसी गठबंधन में नहीं है। अगर यह मायावती के तीसरे मोर्चे से जुड़ी तो ओडिशा की सभी 21 सीटों पर असर डाल सकती है। तीसरी पार्टी है अकाली दल, जिसका पंजाब की सभी 13 सीटों पर असर है। यह भी किसी गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है। चौथी पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी, जिसका असर आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। राज्य की सभी 25 सीटों पर इसका भी असर है। तेलंगाना की बीआरएस किसी गठबंधन में नहीं है। यह राज्य की सत्ता से भले ही आउट हो गई, लेकिन राज्य की सभी 17 सीटों पर इसका असर बताया जाता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी किसी गठबंधन में नहीं है और इसे तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार में 8 से 10 सीटों पर प्रभावी माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ असम की सभी 14 सीटों पर कुछ ना कुछ असर डाल सकती है। तो ये वो ऐसे दल हैं जो बीएसपी के साथ आ सकते हैं, माया के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में आरएलपी है, जिसके वोटर 4 से 5 सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं। और त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा पार्टी भी है, राज्य की 2 सीट पर उसका भी असर है। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ छोटी पार्टियां हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया अलायंस में शामिल है। मान लें कि मायावती के कहने पर 10 राज्यों में फैली ये क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि ये करीब 180 सीटों पर असर डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी विरोधी वोट में ही सेंध लगाएंगी। मतलब इंडिया अलायंस को इसका सीधा नुकसान होगा। और मायावती अगर तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही हैं तो राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब किताब भी जरूरी लगाना होगा। गठबंधन के बाहर जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे बीआरएस है, जगन मोहन रेड्डी है, और भी कुछ जगह पे है, जैसे मावी देखा गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कुछ पार्टियां हैं जिसके साथ मायावती का गठबंधन हुआ था, गोमंतक पार्टी का। इस तरह का पार्टी के साथ जो तीसरे मोर्चा एक बना सकते हैं, ये निश्चित तौर पे ये होगा कि इंडिया अलायंस का वोट जो है
इसमें दरार पैदा कर सकते हैं और इसके लिए नुकसान इंडिया अलायंस के उठाना पड़ेगा। देखिए, मायावती ने अगर थर्ड फ्रंट बनाया तो किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर भी समझ रहे हैं। इसलिए पहले कांग्रेस की यूपी यूनिट ने मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की बात की और समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी वही बात कर रही है। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। देखिए, मतलब साफ है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को पता है कि मायावती अगर अलग लड़ी या उन्होंने तीसरा मोर्चा बना लिया तो नुकसान इंडिया अलायंस का ही है। तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ना मायावती और उनके संभावित साथियों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, यह अलग बात है। इसलिए एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बीएसपी तीसरे मोर्चे की बात को हवा देकर कहीं इंडिया अलायंस पर प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं कर रही है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मायावती न तो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही हैं और एनडीए के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब वो कोई तीसरा रास्ता जरूर तलाश रही हैं और इस रास्ते में उनके हम सफर हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM। देखिए, राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। दांव और मौके की अगर बात की जाए और समय देखकर हर दांव चला जाता है। मायावती भी सही समय का इंतजार कर रही हैं, जो 15 जनवरी को आ सकता है। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर शिवसेना ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसलिए अगली खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जो कि 24 के चुनाव पर सीधा असर डालती है। आज मैंने शुरुआत में 2 राज्यों का जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल तो आपने समझ ली। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी 2024 के लिहाज से सियासी पार्टियों का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा यही राज्य है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कैसे होगी। आज मैं इसको लेकर आपको बड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहले यह बता दूं कि महाराष्ट्र की बात करने की जरूरत क्यों है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सियासी हलचल इसी राज्य में हुई। राज्य की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, वो 2-2 गुटों में बढ़ चुकी हैं। इन पार्टियों के 2 हिस्सों में बंटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर राज्य की सियासत पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए चुनाव दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी इस राज्य में सियासी दलों की रणनीति सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी हालात पिछले कुछ सालों में 360 डिग्री बदल चुके हैं। खासकर पिछले 1 साल में, जब से शिवसेना और एनसीपी में टूट हुई है। 5 साल पहले जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था। लेकिन अब तस्वीर दूसरी है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव गुट की शिवसेना है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी बीजेपी के साथ है। ऐसे में यह पूरा कॉम्बिनेशन दिलचस्प बन जाता है। यहीं से यह सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग किस हिसाब से होगी, कौन कितनी सीटों पर राजी होगा और कौन किसके लिए अपनी सीट छोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यह पेचीदगी एनडीए के खेमे में भी होगी, लेकिन वहां तस्वीर लगभग साफ है। पहले आपको एनडीए के भीतर की जानकारी देता हूं, इसके बाद इंडिया गठबंधन के संकट पर भी बात करते हैं। तो आइए पहले एनडीए की बात करें। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के पास 23 लोकसभा सीट है। पिछली बार उसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले साफ किया था कि बीजेपी इस बार 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें एनडीए गठबंधन के बाकी साथियों में कोई मतभेद नहीं है, यानी बाकी की 22 सीटें गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ी जाएंगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना बीजेपी के साथ है, उसके साथ 12 सांसद हैं।
और अजित पवार गुट को, जो कि एनसीपी का है, उसके साथ 3 सांसद हैं। इन्हीं दोनों गुटों में यह तय होना है कि 22 सीटों में से किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये तो बात हुई एनडीए की। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के संकट पर, क्योंकि इस गठबंधन पर दरअसल कुछ भी अभी साफ नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर हर कोई अपने अपने दस्तावेज तैयार कर रहा है। एक दूसरे से ज्यादा सीट पर लड़ने की होड़ है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से कर दी गई। सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए और महाराष्ट्र की 23 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए 25 सीट छोड़ी थी और इस बार भी वो कांग्रेस एनसीपी के लिए 25 सीट ही छोड़ना चाहते हैं। यहीं से 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या शरद पवार और कांग्रेस इसके लिए राजी होंगे, और अगर हो भी गए तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह सवाल है। बरसों तक चुनाव महाराष्ट्र में जो होते रहे हैं उसमें बीजेपी नंबर 1, दूसरे पे शिवसेना भी टूटी है, एनसीपी भी टूटी है, लेकिन फिर भी उद्धव जी की शिवसेना आज नंबर 2 पर है। तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर वो मांग रही है तो वो शायद नाजायज़ नहीं मांग रही है, लेकिन फिर भी अगर सबको साथ लेके चलना है तो सैक्रिफाइस उसको करनी ही पड़ेगी, उसको अपनी सीटें देनी पड़ेंगी और वो सबको एडजस्ट करना है उन्होंने। देखिए, संजय राउत के बयान ने दिल्ली में कैसे हलचल बढ़ा दी, इसकी एक और जानकारी आपको देता हूं। जिस वक्त संजय राउत मीडिया के कैमरों पर ऐसा बयान दे रहे थे, तब राहुल गांधी और शरद पवार जंतर मंतर पर मौजूद थे। यहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जैसे ही रैली खत्म हुई, राहुल गांधी शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। माना जा रहा है कि बंद कमरे में महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई। यह भी समझने की कोशिश हुई होगी कि उद्धव ठाकरे का 23 सीटों का दावा कितना जायज है या फिर कितना मजबूत। जब से शिवसेना में बगावत हुई है उसके बाद से एक भी लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है, यानी चुनाव का। जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतों के हों या सरपंचों के हों, वो पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए हैं। इसलिए ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी सीटें कौन जीतेगा, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में बिखराव के बाद दोनों पार्टियों में अभी तक ये तय नहीं है कि लहर किसके साथ है, सहानुभूति किसके साथ है। इस बार जो चुनाव का परिणाम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश ये तीनों करेंगे, ताकि आने वाली जो सरकार होगी या जो अगर सरकार नहीं भी बनती है तो अपोजिशन में इनकी ताकत बढ़ेगी। देखिए, संजय राउत इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन इतिहास और वर्तमान में अब जमीन आसमान का अंतर है। 2019 के जिस चुनाव का उन्होंने हवाला दिया, तब वो मोदी के साथ खड़े थे और लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना अहम दिखता रहा है, ये बात वो समझते हैं। खैर, मैं आपको इंडिया गठबंधन के उन दलों का पिछला रिकॉर्ड भी बता दूं जो 2019 में सामने आया था। शिवसेना ने पिछला चुनाव 23 सीटों पर लड़ा, जिसमें से 18 पर उसे जीत मिली। वोट प्रतिशत 23% के ऊपर था, लेकिन यहां यह जरूर याद रखना होगा कि पार्टी तब शिवसेना बीजेपी के साथ थी और अब वो 2 हिस्सों में बन चुकी है, जिसके 13 सांसद उद्धव के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को वोट शेयर 16% से थोड़ा ज्यादा था। इसी तरह 2019 में एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 4 सीटों पर जीत मिली। एनसीपी का वोट शेयर 15% से ऊपर था। तो ये इतिहास की बात हुई, यानी पिछला आंकड़ा दिखाकर उद्धव ठाकरे, राहुल और शरद पवार का पूरा दबाव उन पर बनाने की कोशिश करेंगे। इस बात को पूरी ताकत से समझाएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो उनकी ही पार्टी है। लेकिन सवाल वही है, क्या बाकी के दोनों दल इस बात से सहमत होंगे? और अगर हो भी गए तो उद्धव की शिवसेना मौजूदा वक्त में क्या इतनी मजबूत है जो पिछले नतीजों को दोहरा सके? यह बड़ा अहम सवाल है। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन होगा, वहाँ आइडियोलॉजी को लेकर कोई क्रॉस नहीं होगा। शिवसेना और
बीजेपी के लोग आपस में मिलकर पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे और उन दोनों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रहे हैं। इंडिया गठबंधन में ये पहली बार ऐसा हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय से ना तो शिवसेना ने चुनाव लड़ा है, ना एनसीपी ने चुनाव लड़ा है, ना एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा है। तो इन दोनों के वोट एक दूसरे के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात पर ये लड़ाई का नतीजा जो कुछ है हमारे सामने आएगा। संजय राउत ने आज बताया कि सीट शेयरिंग का पर फाइनल मुहर दिल्ली में ही लगेगी और यह काम लगभग पूरा हो चुका, यानी उन्हें जिस तरह से 23 सीटों का उन्होंने जिक्र किया उसका कोई ना कोई बड़ा आधार जरूर होगा। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी सीट शेयरिंग पर खुलकर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सभी नेताओं की बैठक हो चुकी है और सीधे सीधे एक ही क्राइटेरिया सभी पार्टी के नेताओं ने सहमति जताई है कि जो जहां से शक्तिशाली है, जो जीत सकता है, 1-to-1 चुनाव होना चाहिए। इस पैरामीटर को लेकर सारे लोग एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना दो गुट है और तीनों में सहमति के बाद ही सीटों का फैसला होगा। हमारा टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से हराना और उसके लिए जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी जहां जिसकी शक्ति होगी एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल नहीं चाहता कि सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का झगड़ा शुरू हो। इस मामले को किसी भी तरह बातचीत से सुलझाना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ एक है, हर सीट पर मुकाबला आमने सामने का हो, यानी एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक प्रत्याशी हो। और अगर महाराष्ट्र की सभी सीटों पर ऐसा ही होता है तो मुकाबला कांटे का जरूर नजर आएगा। इंडिया अलायंस और बीजेपी का अलायंस, महायुति उसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, महायुति का अलायंस, ये लगभग समतुल्य संख्यात्मक दृष्टि से होते हैं। मोदी जी का जो फैक्टर है अगर वो चला जैसा दिख रहा है तो वो सरस हो जाते हैं, लेकिन बाकी गणित जो नीचे का है, जो हम आंकड़ों में जो गणित देखते हैं वो आंकड़ों में गणित बराबरी का चल रहा है, लेकिन मोदी जी की जो इमेज और जैसा दिखाई पड़ रहा है, नज़र आ रहा है, अभी राज्यों के चुनाव हुए वहाँ नज़र आया जिस तरह से, अगर वही स्थिति है तो वो फिर थोड़ी सी सरस दिख रही है आज की डेट में। यानी एक तरफ मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की ताकत और कमोबेश ऐसी ही लड़ाई पूरे देश में दिखाई देने वाली है। बात करते हैं बीजेपी की। आज से दिल्ली में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। आज पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में आज क्या क्या हुआ इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले बीजेपी की एक नई रणनीति आपको बता दूं। क्या है ये रणनीति, इसको जानना दिलचस्प है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की बदली हुई रणनीति दिखाई देगी। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने लगेगी। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट आने लगेगी। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, यानी पहली लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको याद होगा अभी हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की वहां यही रणनीति अपनाई गई थी। इसका बड़ा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और अब इस प्लान को पार्टी का हाईकमान 2024 के चुनाव में भी लागू करने वाला है। 2024 में बीजेपी के 2 चुनावी नारे आपको बहुत सुनाई दे रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के। पहला तो आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी, जिसका जिक्र विधानसभा चुनावों में भी हुआ। पार्टी ने एक और नारा भी तैयार किया। यह नारा आपको बताता हूं। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। यह बीजेपी का नया नारा है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कैंपेन बीजेपी प्लान कर रही है। अब आपको बताते हैं दिल्ली में चल रही पार्टी की बैठक में 2 अहम मुद्दे हैं। पहला विकसित भारत संकल्प अभियान और दूसरा लोकसभा चुनाव। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री संगठन इस बैठक में बुलाए गए। सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सबको यही निर्देश दिया गया है कि इस बार के चुनाव में किन किन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाना है
और कैसे 2024 का चुनाव जीतना है। यानी एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारी को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर ही उलझा हुआ है। बढ़ते आगे और आज एक और खबर का जिक्र आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि यह खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सियासी गर्माहट बहुत तेज है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं। दरअसल कल मुरादाबाद में एक कार्यक्रम है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी 51 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल यूपी जाट सभा की तरफ से किया जा रहा है। इस सभा ने सीएम योगी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। सीएम योगी के हाथों ही प्रतिमा का अनावरण भी होगा। आपको लग रहा होगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बड़े मायने हैं। इस कार्यक्रम के लिए जाट सभा ने जयंत चौधरी को भी निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में जाट समाज के कई दिग्गज चेहरों को न्योता भेजा गया है। यानी इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी और सीएम योगी एक मंच पर हो सकते हैं, जो कि बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। ऐसे में उनका आना लगभग तय माना जा रहा है और जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो यहां से निकली तस्वीर पूरे पश्चिमी यूपी में वायरल होगी, खासकर उस जाट समाज के बीच जिसे लेकर इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जाट समाज वैचारिक रूप से 2014 के बाद दो हिस्सों में बंट गया। इसमें एक धड़ा जयंत चौधरी का समर्थन करता है तो दूसरा बीजेपी के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी जाट समाज को बड़ा संदेश देना चाहती है। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी यही बताने की कोशिश करेगी कि वो किसान और जाट समाज के साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम के ये मायने निकाले जा रहे हैं। कार्यक्रम मुरादाबाद में है और पिछली बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी इस मंडल की सभी 6 सीट हार गई थी। ऐसे में इस बार चौधरी चरण सिंह के नाम पर बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि यूपी में प्रतिमा लगवाने और दिवंगत नेताओं के नाम पर वोट बटोरने की सियासी कोशिश कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर बीजेपी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था और यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी पश्चिमी यूपी से कल जो तस्वीर सामने रखेंगे वो 2024 के चुनाव में कितनी गेम चेंजर होगी।